हेलो गाइस, आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल एमपी क्लासेज बाय विजय सर पर स्वागत है। आज हम लोग द्विघात समीकरण की प्रकृति के बारे में पढ़ेंगे कि द्विघात समीकरण की प्रकृति क्या चीज़ होती है, किस प्रकार से प्रकृति होती है और होती क्या चीज़ है। इसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि कब द्विघात समीकरणों के मूल वास्तविक होते हैं, कब मूल समान होते हैं, कब मूल वास्तविक होते हैं, कब मूल अधिकल्पित होते हैं, कब बराबर नहीं होते हैं। इन सारी बातों को आज हम लोग सीखेंगे अपने द्विघात समीकरण की प्रकृति के ऊपर। तो आइए चलिए हम आपको बताते हैं कि द्विघात समीकरण की प्रकृति क्या चीज़ होती है, कैसे। तो यहाँ पर हम लोग हेडिंग डालेंगे पहले, द्विघात समीकरण की प्रकृति नेचर ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नेचर ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण की प्रकृति के बारे में चलिए हम लोग पढ़ते हैं बड़े अच्छे से। देखिएगा, जैसा कि आप लोग सब लोग जानते हो इस बात को कि जो हमारे पास में द्विघात समीकरण हमारा जब इस प्रकार से होता है कि अगर कोई द्विघात समीकरण हमारे पास में ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 अगर हो, तो इसका जो सूत्र होता है वो सूत्र आपका होता है x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a, जिसका निगमन इसके पहले वाले वीडियो में हम आपको दे चुके हैं कि कैसे इसको निकाला जाता है। इसका निगमन हम आपको दे चुके हैं। आइए अब हम लोग इसकी प्रकृति के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर होता यह है कि इस सूत्र के इस करड़ी के अंदर में जो चीज़ आपकी लिखी रहती है अर्थात बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसे हम लोग विविक्तकर कहते हैं। क्या कहते हैं? विविक्तकर। इसको हम लोग विविक्तकर कहते हैं, अर्थात इंग्लिश में इसको कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट। इसे हम डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं और इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में कैपिटल डी से निरूपित करते हैं। अर्थात बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर हमारा डी होता है, या डी बराबर हमारा कितना होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac एंड इट इज कॉल्ड योर डिस्क्रिमिनेंट। अब हम यहाँ पर बात ये करेंगे कि द्विघात समीकरण जो हमारे पास में होता है इसकी प्रकृति के बारे में हम बात करेंगे। तो इसकी प्रकृति जो होती है, द नेचर ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज टोटली डिपेंड अपॉन डिस्क्रिमिनेंट। अर्थात ये हो गया कि द्विघात समीकरण की प्रकृति जो होती है वो टोटली की टोटल इसी डी के ऊपर निर्भर करती है। किस प्रकार से? इस प्रकार से, जैसे मैं आपको जा रहा हूं बताने के लिए। आइए देखा जाए कि किस प्रकार ये निर्भर करती है। अगर हमारे पास में नंबर 1, यदि d का मान हम जैसे बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान निकालेंगे, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान निकालने के बाद में d का मान अगर ग्रेटर देन 0 आ गया, अर्थात कोई भी मान अगर आया और वो धनात्मक अगर आया, क्या आया? धनात्मक आया, तो जो समीकरण होते हैं, तो इसलिए समीकरण जो आपका होगा, समीकरण के जो मूल होंगे वो आपके वास्तविक होंगे तथा असमान होंगे। कैसे होंगे? वास्तविक होंगे और असमान होंगे। ये आप जानिएगा, इसको क्लियर हुआ। अर्थात हम d का मान निकालेंगे। d का मान कैसे निकालते हैं हम लोग? बी स्क्वायर माइनस 4ac में ला करके रखेंगे मान को, b का मान, a का मान, c का मान, सब मान ला करके रखेंगे, हल करेंगे। अगर मान हमारा 0 से ज़्यादा आ रहा है और ये धनात्मक, तो मतलब क्या हो गया? मतलब ये हो गया कि ये हमारा धनात्मक है, पॉजिटिव है। तब हम कह देंगे कि समीकरण के मूल क्या हैं? वास्तविक तथा असमान होंगे। लेकिन अगर यहीं पर यदि हमारे पास में अगर d का मान बराबर 0 आ गया एंड यू नो 0 इज नॉट पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, यानी 0 जो आपका होता है ना तो धनात्मक होता है ना तो ऋणात्मक होता है, 0 होता है, तब हमारा मूल जो होगा, इसलिए समीकरण के जो मूल होंगे वो हमारे वास्तविक होंगे और समान होंगे। इसके मूल
हमारे समान होंगे और वास्तविक भी होंगे, वास्तविक होंगे और समान होंगे। कब? जब d का मान हम निकालने के बाद में हमको क्या मिल जाता है? 0 के बराबर में मिल जाता है। यदि d बराबर 0 आया तो समीकरण के मूल वास्तविक तथा समान होंगे। मान कैसे निकालेंगे? मान आपके पास में है d बराबर b² माइनस 4ac। नंबर 3 आपकी बात होती है, मैं यहां लिख रहा हूं, नंबर 3 आपकी होती है कि यदि हमारा d का मान अगर लेस देन 0 है, लेस देन जीरो बोले तो ये आपका नेगेटिव होता है, अर्थात यहाँ पे ऋणात्मक होता है। तो अगर हमारा d का मान ऋणात्मक आ रहा है तब समीकरण के जो मूल होंगे, इसलिए समीकरण के जो मूल होंगे, इसलिए समीकरण के जो मूल होंगे, पहला नंबर तो यही हो गया कि इन मूलों का कोई अस्तित्व नहीं होगा। पहली बात तो यही आ गई कि इसलिए समीकरण के मूलों का अस्तित्व नहीं है। और नंबर दो बात ये होगी कि समीकरण के अगर हम मूल निकालने का प्रयास अगर करते हैं तो समीकरण के मूल अधिकल्पित होंगे। अधिकल्पित बोले तो क्या हो गया? काल्पनिक। काल्पनिक का मतलब इमेजिनरी, तथा आपके असमान होंगे। कैसे होंगे? असमान होंगे, अधिकल्पित होंगे और असमान होंगे। तो यही हमारी तीन हमारे प्रकृति होती है। इन्हीं तीनों प्रकृति के आधार पे हम लोग द्विघात समीकरण की प्रकृति को निकालते हैं। यानी मतलब ये हो गया कि द्विघात समीकरण की प्रकृति के बारे में अगर हम बात करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव गिवन दैट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब द्विघात समीकरण हमको मिलना चाहिए। हम उसमें ए बी सी का मान निकालेंगे, इससे कंपेरिजन करके, इससे कंपेयर करके। जब हमारा ए बी सी का मान जब मिल जाएगा तब हम लोग डी का मान निकालेंगे। डी का मान निकालने के बाद में डी का मान कैसे निकलेगा? ये हमारे पास में सूत्र है जिसे हम लोग क्या कहते हैं? विविधकर कहते हैं। इसको हम लोग निकालेंगे जैसे b² माइनस 4ac। अब b² माइनस 4ac पे रख करके मान को जब निकालेंगे तब देखेंगे कि क्या हमारा d का मान जो आया क्या वो धनात्मक आया, अर्थात 0 से बड़ा आया। अगर बड़ा आया तो समीकरण के मूल वास्तविक तथा असमान होंगे। अगर d का मान 0 के बराबर आया तो समीकरण के मूल वास्तविक तथा समान होंगे। और अगर 0 से छोटा आया अर्थात निगेटिव आया, यानी इसका मान ऋणात्मक आया, तो समीकरण के पहले नंबर पे तो मूलों का कोई अस्तित्व नहीं होगा। और अगर समीकरण आप निकालते, अगर इसके मूल निकालते हैं तो जो मूल होगा वो अधिकल्पित होगा, अर्थात काल्पनिक होगा, अर्थात इमेजिनरी होगा और असमान होंगे। ठीक गाइस, इसे आप अगर लिखना चाहते हैं तो आप लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। और हाँ, अगर ये वीडियो हमारा अच्छा अगर आपको लग रहा है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ओके।